आपने देखी और अब शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर जो आज आ रही है, जहां वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया है। निकोलस मादुरो के हाथों में हथकड़ी और आंखों पर पट्टी बंधी है। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की राजधानी कारकस में हमले के बाद निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी डेल्टा फोर्स से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। हाथों में हथकड़ी की इन तस्वीरों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति अब अमेरिका ड्रग तस्करी बेचने के आरोपों का सामना करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन के बाद कहा कि अमेरिका सेना ने मेरे आदेश पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क लाया गया है। ये तस्वीरें खुद डोनाल्ड ट्रंप ने जारी की है अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर। उन्होंने तमाम बातों का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि आखिरकार क्यों वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंधक बनाया गया है। मादुरो के हाथों में हथकड़ी और आंखों पर पट्टी लगी ये तस्वीर खुद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साझा की है। आइए जरा आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं जो आपके सामने अब हम रखेंगे। ये देखिए, ये तस्वीरें किस तरीके से, आपको बता दें कि जो राष्ट्रपति हैं वेनेजुएला के, उनको लेकर एक विशेष विमान से न्यूयॉर्क लाया गया और उसके बाद जब वो अपनी पत्नी के साथ न्यूयॉर्क की धरती पर उतरे तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हाथों में हथकड़ी लगे हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो जो हैं वो उतरे हैं। आज न्यूयॉर्क कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। उनके ऊपर आपराधिक मामले जो हैं वो चलेंगे। ड्रग तस्करी से लेकर कई जघन्य आरोप उन पर तय किए जाएंगे। और आपको बता दें कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लेकर अमेरिकी सेना जब पहुंची, उस दौरान की ये तस्वीरें। मादुरो को न्यूयॉर्क के ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में पेश करने के बाद ब्रुकलिन शहर के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। ये जानकारी अभी सामने आ रही है। मादुरो को यहाँ एक कैदी की तरह रखा गया है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से, इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आखिर कैसे उनको डिटेन करके लाया गया है। बिल्कुल, ये एक और तस्वीर आप देखिए जहां पर अमेरिकी सेना के साथ नजर आ रहे हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति, और ये तस्वीरें खुद अमेरिका की तरफ से जारी की गई। अब आपको स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर अमेरिकी सेना ने जब मादुरो को पकड़ा तो उनकी आंखों पर पट्टी लगा दी, हाथों में हथकड़ी लगा दी, पकड़कर वेनेजुएला से अमेरिका के न्यूयॉर्क ले गए। ट्रंप ने कहा कि अब वेनेजुएला में हम सरकार चलाएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, क्या वेनेजुएला में आखिरकार हुआ, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। बिल्कुल वहीं इन सबके बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो सामने आ रही है, जहां वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, उपराष्ट्रपति डेल्सी को राष्ट्रपति बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपसे इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि उपराष्ट्रपति डेल्सी ने दो टूक कह दिया है कि हम अमेरिका का उपनिवेश नहीं बनेंगे, और जल्द से जल्द उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को रिहा करने की बात की है। लेकिन ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी डेवलपमेंट है, जहां आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट वेनेजुएला की, इसने बड़ा आदेश दे दिया है कि अब उपराष्ट्रपति डेल्सी जो हैं वो वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति होंगी। बिल्कुल, तो उपराष्ट्रपति डेल्सी को राष्ट्रपति बनाया गया है। जो कुछ वेनेजुएला में हुआ उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। मादुरो को जगह अब डेल्सी को कार्यभार मिला है। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इससे लेकर, और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए क्या कुछ हुआ वेनेजुएला में, जिसके बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका फोर्सेस ने हिरासत में ले लिया है, और उसके बाद क्या कुछ अपडेट है एनडीटीवी पर आप सबसे पहले देख रहे हैं। बिल्कुल, हमारे सहयोगी विशाल भी इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। विशाल, क्या कुछ इस वक्त स्थितियां नजर आ रही हैं? क्योंकि जो इस वक्त परिस्थिति है, जहां एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिकी शासन होगा, वहीं सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, क्या है जानकारी? देखिए, ये बिल्कुल अभी आ रही है जानकारी की, जो डेल्सी रोड्रिगेज जो कि वहां की वाइस प्रेसिडेंट थी वेनेजुएला की, उनको अभी अंतरिम प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ वेनेजुएला के द्वारा। तो ये दिखाता है कि वेनेजुएला का जो ढांचा है, जो सरकारी ढांचा है, वो अभी भी इंटैक्ट है, वो अभी भी बरकरार है। जैसा कि ट्रंप ने बताया कि अभी यूएस ऑफिशियल्स गवर्न करेंगे वेनेजुएला को। यूएस ऑफिशियल्स का मतलब हो गया मार्को रूबियो, डैन केन्स, जो कि वहाँ यूएस के मिलिट्री ऑपरेशंस के लीडर हैं। ये लोग मिल करके वेनेजुएला को रूल करेंगे। तो ऐसा लग तो नहीं रहा, क्योंकि वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो साफ तौर पे बोल रही है कि वो अमेरिका के आगे नहीं झुकने वाले हैं। उन्होंने नया इंटरिम प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो देखना पड़ेगा कि आखिर
बिल्कुल, चलिए विशाल आप नजर बना के रखेगा इस खबर पर, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए, अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमले के बाद वहां के राष्ट्रपति मदुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका ने मदुरो पर नार्को आतंकवाद और अमेरिका के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया है। ट्रंप ने वेनेजुएला पर नियंत्रण का दावा करते हुए कहा है कि अमेरिका सत्ता हस्तांतरण तक वहां बना रहेगा। अमेरिका की सर्जिकल स्ट्राइक को कैसे अंजाम दिया गया, इस रिपोर्ट के जरिए पूरी कहानी समझिए। He doesn't want to brag with the United States. शनिवार तड़के जब दुनिया सो रही थी, तब वेनेजुएला की राजधानी काराकस धमाकों से दहल रही थी। अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ अब तक की सबसे भीषण सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। वेनेजुएला पर ताबड़तोड़ हमले के बाद खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आकर दुनिया को चौंका दिया। दावा किया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी सेना ने पकड़ लिया है और उन्हें देश से बाहर ले जाया गया है। ट्रंप ने लिखा, अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके नेता निकोलस मादुरो के खिलाफ सफलतापूर्वक हमला किया है। मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर ले जाया गया है। Y el gobierno de Estados Unidos lo sabe. Y el Día de la Mujer. Yo por demás. सूत्रों के मुताबिक इस सीक्रेट मिशन को अमेरिका की सबसे खतरनाक यूनिट डेल्टा फोर्स ने अंजाम दिया। ये वही डेल्टा फोर्स है जिसने आतंकी बगदादी का खात्मा किया था। काराकस के सैन्य ठिकानों और मादुरो के गुप्त बंकरों पर आसमान से मिसाइलें बरसीं और इसी अफरा तफरी के बीच अमेरिकी कमांडो ने मादुरो को उनके घर से उठा लिया। Conversar seriamente de acuerdo de comercio. मादुरो पर आरोप लगे थे दुनिया के सबसे बड़े ड्रग्स तस्करी गिरोह कार्टेल ऑफ द सन्स को चलाने के। अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी पर $50 मिलियन यानी करीब 442 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। अब मादुरो को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा, जहां उन्हें उम्र कैद की सजा हो सकती है। It's not pressure campaign. It's much beyond that, I think. But I spoke to him briefly, just told him a couple of things. We'll see what happens with that. Venezuela sends us drugs, but Venezuela sends us people that they shouldn't be sending. They emptied their prisons into our country. They sent us killers, murderers. They sent us drug dealers at the highest level. इधर वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पाद्रिनो लोपेस ने इसे साम्राज्यवादी हमला करार दिया है। Ay, mamá. देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने मादुरो के जिंदा होने का सबूत मांगा है। रूस और ईरान ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूयॉर्क, जहां वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कैद करके रखा जाएगा। वहां से हमारी सहयोगी शीतल आपको ज्यादा जानकारी दे रही हैं। क्या है वहां पर इस वक्त हालात और परिस्थिति, देखिए शीतल की। मैं फिलहाल हूँ मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर के सामने, जो कि ब्रुकलिन में है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पर वेनेजुएलन फ्लैग्स लेकर घूम रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वीडियो कॉल्स पर हैं अपने प्रियजनों के साथ में। यही वो डिटेंशन सेंटर है जहां पर मडूरो को लाया जाएगा फिंगरप्रिंटिंग के बाद डीए ऑफिस में, जो कि फिलहाल चल रही है। और डीए ऑफिस जो कि डाउनटाउन मिडटाउन में है, वहां पर अभी मडूरो की फिंगरप्रिंटिंग और मगशॉट्स लिए जा रहे हैं, और उनकी पूरी प्रोसेसिंग होने के बाद उनको इस डिटेंशन सेंटर में लाया जाएगा, और यहाँ पर वो रहेंगे जब तक उनका ट्रायल शुरू नहीं हो जाता। और ट्रायल के दौरान भी ये वही डिटेंशन सेंटर है जहाँ पे गिलेन मैक्सवेल को भी रखा गया था, और फिलहाल शॉन पी डिडी भी यहीं पर है। तो ये ऐसा कह सकते हैं कि एक तरह से फेमस जेल है जहाँ पे नामी लोगों को लाया जाता है, और यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी भी होती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एनवाईपीडी के ऑफिसर्स अभी भी तैनात हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। वेनेजुएलन फ्लैग्स लेकर यहाँ पे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, बच्चे, औरतें, आदमी, नौजवान, सब लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं। अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये लोग मडूरो के डिटेंशन से, अरेस्ट से खुश हैं, नाखुश हैं, लेकिन इतना तो जरूर है कि वेनेजुएलन पॉपुलेशन, वेनेजुएलन के जो नागरिक है वेनेजुएला के, वो यहाँ पर बड़ी तादाद में जुड़कर अपना हिस्सा या अपना एक रिएक्शन देना चाह रहे हैं इस पूरी घटना पे। ट्रंप ने ये कहा है कि इस टाइम पे यूएस ही वेनेजुएला को लीड करेगा। अब ये जानना मुश्किल है कि इसके बारे में वेनेजुएला के लोग क्या फील करते हैं, लेकिन ये बात साफ है कि वेनेजुएला के लोग काफी इंक्लूडेड है। जो भी न्यूज चल रही है, उनके प्रेसिडेंट को डिटेन कर लिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है आज की तारीख में वेनेजुएला के लोगों के लिए। वेनेजुएला के फ्लैग्स बिकने भी शुरू हो गए हैं, यहाँ पे झंडे बिक रहे हैं, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। रात के 10:30 बज रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क शहर में, और अब इंतजार हो रहा है मडूरो के यहाँ आने का। और जैसे ही यहाँ पर मडूरो आएंगे, हम आपको नई डिटेल्स के साथ जोड़े रखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए एनडीटीवी के साथ, एंड हम आपको लाके देंगे सबसे तेज और लाइव कवरेज मडूरो के बारे में, जो कि फिलहाल ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में हो रहा है पूरा। तो जहां मडूरो को रखा गया है, वहां सबसे पहले एनडीटीवी पहुंचा है, और वहां से तमाम जानकारी हमारी सहयोगी ने आपसे साझा की। और अब आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, मेरे आदेश पर सेना ने कार्रवाई की। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये भीषण अटैक, और जिक्र डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। क्या कुछ कहा है ट्रंप ने, सुनिए। At my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history. And if you think about it, we've done some other good ones, like the attack on Soleimani, the attack on al-Baghdadi, and the obliteration and decimation of the Iran nuclear sites just recently in an operation known as Midnight Hammer. All perfectly executed and done.
तो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आपने सुना। हमले के बाद उन्होंने क्या कहा, मदुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है। और साथ ही साथ मदुरो सीलिया कानून का सामना करेंगे, ये भी ट्रंप ने अपने बयान में कहा। यूएस में नार्को टेररिज्म के तहत केस चलेगा। It was dark and it was deadly, but captured along with his wife, Celia Flores, both of whom now face American justice. Maduro and Flores have been indicted in the Southern District of New York. It's Jay Clayton, for their campaign of deadly narco-terrorism against the United States and its citizens. Maduro and his wife will soon face the full might of American justice and stand trial on American soil. तो ट्रंप को आपने सुना, वहीं राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी का दुनिया भर में विरोध हो रहा है। चीन और रूस ने मादुरो की गिरफ्तारी की निंदा की है और कहा कि जो कुछ हुआ है ये किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां आपको बता दें कि यूएनएससी की आपातकाल बैठक बुलाने तक की बात कोलंबिया जैसे देश ने कर दी है। तो रूस ने वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति, और देखिए किस तरीके से आप सड़क पर उतरकर जो लोग हैं वो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चीन और रूस ने मादुरो की गिरफ्तारी की निंदा की है और कहा है कि जो कुछ हुआ है वेनेजुएला में वो सही नहीं हुआ। No nation in the world could achieve what America achieved yesterday, or frankly, in just a short period of time. वेनेजुएला में अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को लेकर पूरी दुनिया में हलचल मच गई। पहली प्रतिक्रिया आई वेनेजुएला के पड़ोसी कोलंबिया की। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि हम वेनेजुएला और लैटिन अमेरिका की संप्रभुता पर हमले की निंदा करते हैं। जनता के बीच के आंतरिक संघर्षों का समाधान स्वयं जनता को करना चाहिए। ये हमला पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। इस हमले पर चीन ने भी अमेरिका को घेरा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा, ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून और वेनेजुएला की संप्रभुता का उल्लंघन करता है। ये लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। रूस ने हमले को लेकर अमेरिका को घेरा। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा, रूस वेनेजुएला और मादुरो के खिलाफ ट्रंप की कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। हम वेनेजुएला की जनता के साथ हैं। लैटिन अमेरिका शांति का क्षेत्र बना रहना चाहिए। उधर फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरो ने कहा, कोई भी स्थायी राजनीतिक समाधान बाहर से थोपा नहीं जा सकता। केवल संप्रभु लोग ही अपने भविष्य का फैसला कर सकते हैं। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि ये कृत्य वेनेजुएला की संप्रभुता का घोर अपमान है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत खतरनाक है। हम सभी को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका ने भी इस हमले की निंदा की और कहा कि ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है। सदस्य देशों को किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल के प्रयोग का या धमकी से परहेज करना चाहिए। ईरान ने भी इस हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। सुप्रीम लीडर खामनेई ने कहा, दुनिया के सामने अमेरिका की पोल खुल गई है। अमेरिका पर्दे के पीछे युद्ध की तैयारी कर रहा है। दुनिया भर के देशों की क्या प्रतिक्रिया, ये आपने सुना। वहीं वेनेजुएला से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जहां वेनेजुएला ने यूएनएससी से गुहार लगाई है, आपातकालीन बैठक बुलाने की अपील की है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस और चीन से भी समर्थन की मांग की है। तो रूस और चीन ने जो कुछ वेनेजुएला में हुआ है वो कहा है कि सही नहीं हुआ है और इसलिए अब बहुत बड़ी अपडेट ये मिल रही है, वेनेजुएला ने यूएनएससी से गुहार लगाई है कि आपातकालीन बैठक बुलाई जाए, क्योंकि जो कुछ वेनेजुएला में हुआ है उस पर सबकी नजर है और रूस और चीन से भी समर्थन की मांग की गई। एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां न्यूयॉर्क मेयर ने वेनेजुएला पर हमले की निंदा की है। ये बड़ी जानकारी आ रही है। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने अमेरिकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर कहा है और ये बात भी कही है कि ये संप्रभु राष्ट्र पर हमला है।
न्यूयॉर्क में डेमोक्रेट पार्टी के ताल्लुक रखने वाले न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की निंदा की है। ममदानी ने कहा कि वेनेजुएला पर ट्रंप सरकार के हमले के आदेश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। न्यूयॉर्क के मेयर ने कहा कि संप्रभु राष्ट्र पर हमला एक्ट ऑफ वॉर है। एक्ट ऑफ वॉर कहते हुए नजर आ रहे हैं ममदानी। हाल ही में मेयर बने हैं और जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक उन्होंने ट्रंप के इस फैसले का विरोध किया है। और हमारी सहयोगी शीतल इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रही है न्यूयॉर्क से। शीतल, सबसे पहले अपडेट दीजिए कि इस वक्त जिस तरीके से हालात वेनेजुएला में पैदा हो गए उसके बाद न्यूयॉर्क में कैसी हलचल देखी जा रही है। शुक्रिया। मैं फिलहाल हूँ मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर जो कि न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में स्थित है और ये वही डिटेंशन सेंटर है जहाँ पे एप्स्टीन की जो एड थी गिलेन मैक्सवेल उनको भी रखा गया था और सिंगर शॉन पी डिडी को भी रखा गया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे वेनेजुएलन फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं और जितने लोगों से मैंने यहाँ पर बात की है जो वेनेजुएला के सिटीजन्स रह चुके हैं, वहाँ के नागरिक रह चुके हैं और फिलहाल न्यूयॉर्क में रहते हैं, उनका कहना ये है कि वो बहुत खुश हैं मदुरो के अरेस्ट से और वो चाहते हैं कि उनको यहाँ पे न्याय यहाँ पे उनका लॉ फेस करेंगे वो। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि दूसरी तरफ सड़क के खड़े हैं वेनेजुएला का झंडा लेकर और जितने भी लोग यहाँ पे गाड़ियों से जा रहे हैं वो अपने गाड़ियों के हॉर्न्स बहुत जोर जोर से बजा रहे हैं। वो एक तरह से इशारा देना चाहते हैं कि वो कितने खुश हैं इस खबर से कि मदुरो को यूएस में अरेस्ट कर लिया गया है और अब उनके खिलाफ एक बिल्कुल शीतल, तो देखिए लगातार तमाम जानकारी शीतल साझा कर रही है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एनडीटीवी लगातार इस खबर पर हर अपडेट ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचा रहा है। बिल्कुल, तो इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही शख्स का नाम सुनने को मिल रहा है, वो है वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो। गूगल में लोग सर्च कर रहे हैं कि राष्ट्रपति मादुरो कौन है, इनका अपराध क्या है। शायद आपको नहीं पता कि मादुरो एक ट्रक ड्राइवर थे, वहां से उठकर वो राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे और अब वो दुनिया के सबसे बड़े कैदी बन गए हैं। शनिवार तड़के जब दुनिया सो रही थी तब वेनेजुएला की राजधानी काराकस धमाकों से दहल रही थी। अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ अब तक की सबसे भीषण सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। वेनेजुएला पर ताबड़तोड़ हमले के बाद खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आकर दुनिया को चौंका दिया। दावा किया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी सेना ने पकड़ लिया है और उन्हें देश से बाहर ले जाया गया है। ट्रंप ने लिखा, अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके नेता निकोलस मादुरो के खिलाफ सफलतापूर्वक हमला किया है। मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर ले जाया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस सीक्रेट मिशन को अमेरिका की सबसे खतरनाक यूनिट डेल्टा फोर्स ने अंजाम दिया। ये वही डेल्टा फोर्स है जिसने आतंकी बगदादी का खात्मा किया था। काराकस के सैन्य ठिकानों और मादुरो के गुप्त बंकरों पर आसमान से मिसाइलें बरसीं और इसी अफरा तफरी के बीच अमेरिकी कमांडो ने मादुरो को उनके घर से उठा लिया। मादुरो पर आरोप लगे थे दुनिया के सबसे बड़े ड्रग्स तस्करी गिरोह कार्टेल ऑफ द सन्स को चलाने के। अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी पर $50 मिलियन यानी करीब 442 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। अब मादुरो को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा जहां उन्हें उम्र कैद की सजा हो सकती है। It's not pressure campaign, it's much beyond that, I think. But I spoke to him briefly, just told him a couple of things. We'll see what happens with that. Venezuela sends us drugs, but Venezuela sends us people that they shouldn't be sending. They emptied their prisons into our country. They sent us killers, murderers, they sent us drug dealers at the highest level. इधर वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पाद्रिनो लोपेस ने इसे साम्राज्यवादी हमला करार दिया है। देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने मादुरो के जिंदा होने का सबूत मांगा है। रूस और ईरान ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो एक ट्रक ड्राइवर से राष्ट्रपति तक का सफर मादुरो का और उसके बाद अब सबसे बड़े अपराधी बन चुके हैं। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति
किडनैप करने का काम अमेरिका की किस फोर्स ने किया, आखिर क्या है ये डेल्टा फोर्स, जरा इसको समझिए। आधिकारिक तौर पर फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशनल डिटेंचमेंट डेल्टा कहा जाता है इसे। दुनिया की सबसे घातक और खुफिया सैन्य टुकड़ियों में ये शामिल है। डेल्टा फोर्स का मुख्यालय नॉर्थ कैरोलिना के फोर्ट ब्रेक में है। इसकी स्थापना साल 1977 में कर्नल चार्ल्स बेकविथ ने की थी। ब्रिटिश स्पेशल फोर्स SAS के काम से ये प्रभावित थे और इसीलिए इस फोर्स को स्थापित किया गया था। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ट्रंप ने क्यूबा को चेतावनी जारी की है। वेनेजुएला हमले के बाद चेतावनी जारी की गई है, आप सही नहीं कर रहे हैं। क्यूबा के लिए ये कहा है ट्रंप ने। ट्रंप के इस बयान से अब क्यूबा पर हमले की आशंका बढ़ती नजर आ रही है। क्यूबा की जनता भी अपनी सरकार से त्रस्त है, ट्रंप का ये दावा है। तो ऐसे में वेनेजुएला के बाद क्या अगले निशाने पर ट्रंप के क्यूबा होगा, ये बड़ा सवाल है जो इस वक्त सामने है। एक तरफ वेनेजुएला, अब चेतावनी ट्रंप ने जारी की है। आपको बता दें क्यूबा को ये जानकारी सामने आई है। बिल्कुल, देखिए वेनेजुएला पर अटैक के भारत सरकार ने इसके लिए एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वेनेजुएला में गैर जरूरी यात्रा ना करे, लोगों से सावधानी बरतने को कहा है। वेनेजुएला में रहने वाले भारतीय काराकस में भारतीय दूतावास से संपर्क में रहे। विदेश मंत्रालय एक ईमेल ID cons@mea.government.in और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है जिसपे संपर्क कर सकते हैं जो लोग वेनेजुएला में रह रहे हैं। गैर जरूरी यात्रा ना करें, ये भी भारतीय लोगों को कहा गया है। काराकास में दूतावास के संपर्क में रहे, इसके लिए एक ईमेल ID और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। तो जो हालात इस वक्त बने हुए हैं वेनेजुएला पर, उस पर अब भारत सरकार भी सतर्क है और गैर जरूरी यात्रा करने से बचने को कहा गया है भारतीय यात्रियों को। बिल्कुल, तो अटैक पर भारत सरकार ने एडवाइजरी जो है वो जारी की है। ये जानकारी जो है वो सामने आ रही है। वहीं जो जानकारी है ये एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इन सब के बीच आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर भारत में लगातार विरोध का दौर जारी है। भूपेन दास की हत्या के बाद आपको बता दें कि लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और सिलीगुड़ी में हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। बांग्लादेशी हिंदुओं के इंसाफ के लिए आवाज उठाई गई है। दिल्ली में बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हवन किया गया है। तो जो हालात इस वक्त बने हुए हैं बांग्लादेश में, टारगेट किया जा रहा है हिंदुओं को और उसका विरोध जो है भारत में देखा जा रहा है। खोकोन चंद्रदास, बांग्लादेश में कई हिंदुओं की अब तक हत्या की जा चुकी है। कई हिंदुओं को अभी भी निशाना बनाया जा रहा है, कई के घरों को जला दिया गया है और लगातार जो है भारत में भी इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, जब एक हिंदू को जिंदा जला दिया गया वहां कट्टरपंथियों ने। बिल्कुल, ये विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, लेकिन इस तस्वीर के बाद जो प्रतिक्रिया है वो भी जरा आपको दिखाते हैं। जहां अलग अलग शहरों में भारत के, ये सिलीगुड़ी की तस्वीरें आपके सामने, जहां बांग्लादेश के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरे हैं। तमाम जो संगठन हैं वो लगातार आपको बता दें कि बांग्लादेश के खिलाफ यहां पर प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। ये दिल्ली की तस्वीरें अब आपके स्क्रीन पर। दिल्ली में आपको बता दें कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा और रक्षा के लिए हवन किस तरीके से किया जा रहा है, जरा आप भी देखिए। तो देखिए पूजा की जा रही है, हवन किया जा रहा है। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए पूजा और हवन किया जा रहा है और लगातार एक ही मांग की जा रही है सरकार से कि जो हालात इस वक्त बांग्लादेश में बने हुए हैं, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे में सरकार भी एक्शन ले। और न सिर्फ दिल्ली से बल्कि देश के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर लोग बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मंदिरों में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए पूजा पाठ हो रहा है। तमाम विरोध प्रदर्शन के साथ पूजा पाठ की भी दौर लगातार जारी है। वहीं भारत में बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए दुआओं का दौर भी चल रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से प्रार्थना और दुआओं का दौर जारी है। दिल्ली के कनॉट में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर यज्ञ का अनुष्ठान किया गया। इस यज्ञ के माध्यम से हाल ही में ढाका में हुई हिंसक घटनाओं में मारे गए दीपू चंद्र दास को श्रद्धांजलि दी गई।
दीपू चंद्र दास की एक उग्र भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिससे पूरे हिंदू समाज में आक्रोश और चिंता का माहौल है। फिलहाल सभी की निगाहें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और बांग्लादेश सरकार पर टिकी हैं कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। बांग्लादेश में एक और हिंदू नफरती हिंसा का शिकार हुआ है। 31 दिसंबर की रात खोकन दास नाम के शख्स पर जानलेवा हमला होता है, फिर उसे आग लगा दी जाती है। अस्पताल में इलाज के दौरान वो मौत से जंग हार जाता है। 2 हफ्ते के अंदर चौथा हिंदू है जिसे वहां मार दिया गया है। ढाका से करीब 150 किलोमीटर दूर अपने गांव में दवा और मोबाइल बैंकिंग का व्यवसाय चलाने वाले खोकन दास पर बुधवार रात कट्टरपंथियों ने जानलेवा हमला किया था। खोकन पर धारदार हथियार से हमला किया गया, फिर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई। खोकन तालाब में कूद गया, आग बुझ गई लेकिन वो बुरी तरह झुलस गया। ढाका में इलाज के दौरान 3 जनवरी को उसकी मौत हो गई। ये घटना 31 दिसंबर की रात शरीयतपुर जिले में होती है। इलाज के लिए खोकन को ढाका लाया जाता है। खोकन जिंदगी की जंग हार गया। जहां इलाज चल रहा था वहां एनडीटीवी टीम भी पहुंची। उसकी पत्नी ने हमें बताया कि कैसे हमला किया गया। पहले हमारी संवेदनाएं, हम बहुत वेरी वेरी सॉरी कि आपके हस्बैंड के साथ ये हुआ। बहुत दुख है कि आपके पति के साथ इस तरह की घटना हुई। वो एक मेडिकल शॉप चलाते हैं। दुकान बंद कर घर की ओर जा रहे थे। एक गली में 3 लोगों ने हमला किया। पहले छुरी से हमला किया, फिर आग लगा दी। सिर और पेट पर हमले किए। उन्होंने किसी तरह तालाब में कूदकर जान बचाई। घर वालों ने ये भी बताया कि बांग्लादेश में हिंदू खतरे में हैं, उन्हें सुरक्षा चाहिए। हम हिंदू हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। खोकन दास के घर वालों का डर सही साबित हुआ, उसकी मौत हो गई। बांग्लादेश में जब से हिंसा फैली है तब से ये चौथे हिंदू की मौत है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कैसे अत्याचार हो रहा है ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। गोली मारी जा रही है, धारदार हथियारों से हमले हो रहे हैं, जिंदा जलाया जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं। खोकन दास का नाम अब उन हिंदुओं की बढ़ती सूची में जुड़ गया है जिन पर बांग्लादेश में जानलेवा हमले हुए हैं। बड़ी खबर आपको एक और बता दें, जब मुस्तफिजुर रहमान पर एक्शन से भड़के ओवैसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को भारत में क्रिकेट खेलने से रोक दिया। बांग्लादेश में हो रही घटना पर लोगों को गुस्सा आता है। ओवैसी का कहना है मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से हटाने के फैसले पर। लेकिन महाराष्ट्र के जलगांव में बच्चे की हत्या पर गुस्सा क्यों नहीं आता, क्या कुछ और ओवैसी ने कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। बांग्लादेश में कोई हिंदू मरता है हम कंडेम करते हैं, मारने वालों को जालिम कहते हैं। मारने वाले जिन्होंने जलगांव में सुलेमान पठान को कहा वो भी जालिम है, उनका भी कंडेमनेशन होना चाहिए। बांग्लादेश हो या भारत हो, इंसान की जिंदगी इंसान होती है, हिंदू की भी जिंदगी होती है, मुसलमान की भी जिंदगी हो सकती है। तो देखिए, बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल से निकाले जाने को लेकर खेल मंत्री का भी बयान सामने आया है। बीसीसीआई की ओर से फैसला आने में देरी हुई है। पहले ही फैसला लिया जाना चाहिए था। जहां हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस देश के खिलाड़ी या उसने देश के साथ कोई भी सीरीज नहीं खेलनी चाहिए। खिलाड़ी को हटाने से परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है। ये बयान है मनोज तिवारी का, जो कि पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री हैं। एक तरफ बांग्लादेश में हिंसा हो रही है तो उसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। इसी का शिकार बिहार का एक निवासी भी हुआ है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार के मधुबनी में बांग्लादेशी का आरोप लगाकर सुपौल जिला के युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। पीड़ित के परिजनों की माने तो दर्जनों लोगों ने बांग्लादेशी कहकर जमकर मारपीट की। बहुत ही शर्मनाक घटना है। इनको धार्मिक नारा और धार्मिक अल्फाज वगैरह बुलवाने के लिए जबरदस्ती की। इस पूरी घटना को लेकर पीड़ित ने बताया कि किस तरह कुछ लोगों ने बांग्लादेशी बोलकर उसे पीटा। जब पीड़ित बेहोशी की हालत में था तो उसे सुनसान जगह पर ले जाकर छोड़ दिया। मारते मारते करीब गाँव हमको
कम से कम 2-3 किलोमीटर ले। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया है। इन दोनों की पहचान हो गई है और इन लोगों पे पुलिस ने तुरंत अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराओं में केस दर्ज कर दिया है और दोनों की ही गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित हो गई है। बहुत जल्दी इन दोनों की गिरफ्तारी की जाएगी। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खाने के बिल को लेकर एक रेस्टोरेंट में जमकर बवाल हो गया है। दबंग युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर कर्मचारियों की पिटाई कर दी। आगे क्या हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। मैहर में खाने का बिल पेमेंट करने को लेकर महाभारत छिड़ गई। पूरा मामला अमरपाटन थाना इलाके में सतना रोड स्थित साईं रेस्टोरेंट का है, जहां 2 युवक खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में पहुंचे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा, दोनों युवक बिना पूरा भुगतान किए जाने लगे। कुल 190 रुपए के बिल के बदले वे केवल 150 रुपए ही देने पर अड़े थे। कर्मचारियों की तरफ से बचे हुए 40 रुपए मांगे जा रहे थे। कहासुनी के बाद दोनों युवकों ने विवाद शुरू कर दिया। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों युवक बाहर चले गए और कुछ ही देर में वे दोनों अपने 10-12 साथियों के साथ रेस्टोरेंट में आ धमके। कर्मचारियों का आरोप है कि युवकों ने उन्हें गालियां दी और फिर रेस्टोरेंट के अंदर ही उन्हें दौड़ा कर पीटा। मारपीट के दौरान रेस्टोरेंट में मौजूद दूसरे कस्टमर दहशत में आ गए। पीड़ित कर्मचारी ने अमरपाटन थाने पहुंचकर पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही आरोपियों की शिनाख्त कर गिरफ्तार किया जाएगा। धर्मशाला में एक मासूम की जान चली गई, जिसकी जांच के लिए टीम बना दी गई है। तो वहीं हरियाणा में जमीन के टुकड़े को लेकर कुछ लोग जल्लाद बन गए। हरियाणा में 2 पक्षों में जमीनी विवाद इतना बढ़ गया कि छतों से पत्थर बरसने लगे। क्या था पूरा मामला और कैसे इतनी बात बढ़ गई, इस रिपोर्ट में देखिए। ये जो तस्वीर आपके सामने है, ये हरियाणा के नूंह जिले के बाई गांव की है, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। बात यहां तक पहुंच गई कि दोनों ने एक दूसरे पर छतों से पथराव भी किया। इस खूनी संघर्ष में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इनमें से एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है, बाकी 2 का इलाज जारी है। वहीं एक पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने 26 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उनके पड़ोस के ही रहने वाले परिवार से करीब 5 एकड़ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। करीब 1 साल पहले कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और जमीन पर उनका कब्जा हो गया। इसी को लेकर आरोपी उनसे रंजिश रखने लगे। आरोप है कि 29 दिसंबर को आरोपी ने उसे बीच रास्ते में रोककर केस वापस लेने की भी बात कही थी और 30 दिसंबर को बीच रास्ते में गाड़ी रोककर हमला किया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और चलिए अब आपको ऐसी खबरें बताएंगे जिससे आपके भी होश उड़ जाएंगे। आपको भी देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स की इन हरकतों को देखकर शर्म आ जाएगी कि कैसे पैसों के लिए यह नामचीन डॉक्टर कितना नीचे गिर सकते हैं। किसी इंसान के अंग का सौदा मात्र 10 से 12 लाख रुपए में होता है। गरीबों और जरूरतमंदों की तलाश की जाती है और फिर उनके किडनी को बेचने के लिए उन्हें भारत से कंबोडिया भेजा जाता था। दिल्ली से यह पूरा किडनी का काला धंधा चल रहा था और इसके कई राज्यों के एजेंट इसमें शामिल थे। यहां तक कि चीन के एक डॉक्टर का भी इसमें नाम सामने आया है। देश में फैला अंतर्राष्ट्रीय किडनी रैकेट। दिल्ली में किडनी रैकेट का हाई कमान। कंबोडिया टू चीन किडनी रैकेट का सीन। गरीबों की किडनी पर निशाना। किडनी का काला कारोबार। देश में एक बहुत बड़ा किडनी रैकेट चल रहा था और शायद चलता भी रहता अगर महाराष्ट्र के चंद्रपुर से एक गरीब किसान अपनी किडनी बेचने कंबोडिया ना गया होता। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसमें दिल्ली के बड़े डॉक्टर शामिल हैं। डॉक्टर रविंदर पाल सिंह का नाम एक अच्छे सर्जन के नाम पर मशहूर है, लेकिन उनके इस किडनी के काले कारोबार से जुड़े होने की बात सामने आने के बाद मानवता शर्मसार हो चुकी है।
जरा सोचिए, आप अपना इलाज कराने एक नामी डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको मोटी फीस देते हैं क्योंकि आपको विश्वास है कि ये डॉक्टर अच्छा इलाज करेंगे। लेकिन अगर वही डॉक्टर किसी अंतर्राष्ट्रीय किडनी रैकेट में शामिल हो तो क्या आप दोबारा किसी डॉक्टर पर भरोसा कर पाएंगे? ये सवाल आपके मन में उठेगा कि आखिर इतना नामचीन और मशहूर डॉक्टर ऐसा क्यों कर रहा है, और शायद इसका जवाब भी आपको पता हो, पैसों के लिए। सिर्फ दिल्ली के डॉक्टर रविंदर पाल सिंह ही नहीं, बल्कि तमिलनाडु के त्रिची स्थित स्टार किम्स अस्पताल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजरत्नम गोविंदा स्वामी का भी नाम सामने आया है, जो फिलहाल फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। इतना बड़ा नेक्सस आखिर कैसे काम करता था और इसका खुलासा कैसे हुआ, आपको विस्तार से समझाते हैं। भारत से कंबोडिया तक फैला है ये किडनी रैकेट। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से पूरे खेल का खुलासा हुआ। रोशन कुडे नाम के एक किसान ने 1 लाख का कर्ज लिया था। अपने इलाके के साहूकारों से खेती के लिए रोशन ने कर्ज लिया, लेकिन साहूकारों के ब्याज से कर्ज 1 लाख से 74 लाख तक पहुंच गया। कर्ज के बोझ और साहूकारों से रोशन परेशान हो गया था, जिसके बाद रोशन अपनी किडनी बेचने को मजबूर हो गया। मल्लेश नाम के शख्स ने रोशन को कंबोडिया भेजा। कंबोडिया में रोशन कुडे की किडनी निकाली गई। किडनी के बदले में रोशन को 8 लाख रुपए मिले। मामले का खुलासा हुआ तो जांच आगे बढ़ी। कंबोडिया और चीन से रैकेट का कनेक्शन निकला। जांच में एक चीनी सर्जन डॉक्टर चियांग का नाम सामने आया है, जो कंबोडिया में बैठकर इस रैकेट को चला रहा था। बिहार, दिल्ली, कोलकाता, तमिलनाडु, कंबोडिया तक इसके तार फैले हैं। रैकेट से जुड़े लोग गरीब लोगों को जाल में फंसाते थे। जाल में फंसाने के बाद कंबोडिया के अस्पतालों में सर्जरी की जाती थी। रैकेट में दिल्ली के नामी सर्जन का नाम शामिल है। डॉक्टर रविंदर पाल सिंह किडनी कांड में आरोपी है। तमिलनाडु के डॉक्टर राजरत्नम गोविंदा स्वामी भी इस मामले में आरोपी हैं। घटना के खुलासे के बाद से डॉक्टर राजरत्नम फरार है। स्टार किम्स हॉस्पिटल का एमडी है डॉक्टर राजरत्नम। भारत में कई अवैध ट्रांसप्लांट इन डॉक्टर्स की देखरेख में हुए। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर रविंदर पाल सिंह को प्रति सर्जरी करीब 10 लाख रुपए मिलते थे, जबकि डॉक्टर गोविंदा स्वामी अस्पताल व्यवस्था के लिए 20 लाख रुपए लेते थे। त्रिची के इस अस्पताल में कई अवैध प्रत्यारोपण हुए थे। इसके अलावा सोलापुर के फर्जी डॉक्टर रामकृष्ण संचू उर्फ कृष्णा को और मोहाली के हिमांशु भारद्वाज जैसे एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है। ये खुद पहले किडनी बेच चुके थे और बाद में कमीशन के लिए 10-12 लोगों को कंबोडिया भेजते थे। किसान के एक वायरल वीडियो से शुरू हुआ मामला अब अंतर्राष्ट्रीय किडनी रैकेट तक पहुंच गया है। चंद्रपुर पुलिस द्वारा बनाई गई एसआईटी की जांच में ये बात सामने आई है कि इस पूरे रैकेट में हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स और एजेंट्स का सबसे बड़ा हाथ है। कुछ लाख रुपए की गरीबों की लालच का फ़ायदा उठाकर ये डील जो है वो की जाती है और यही इस रैकेट की सच्चाई है। ये पूरा रैकेट भारत से कंबोडिया तक फैला हुआ है और ये सिस्टम पर काफ़ी बड़े सवाल खड़े करता है। मुंबई से कैमरामैन महेश हलवाई के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां असम सरकार का हुजूर में बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। के खिलाफ हिमंता सरकार की ये बड़ी कार्रवाई है, जहां रिजर्व फॉरेस्ट से अतिक्रमण को हटाने का काम जारी है। हटाए जा रहे करीब 1100 परिवार, 1250 परिवारों का रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन पर कब्जा था। 152 परिवारों का मामला है, गुवाहाटी हाई कोर्ट में पेंडिंग है और 6000 बीघा जमीन से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। तो असम में भी बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप देखिए होजाई में, जहां कैसे बुलडोजर एक्शन के जरिए जो अवैध अतिक्रमण है वो हटाया जा रहा है। तो असम के होजोई में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है। सरकार का मकसद है कि कई सालों से कब्जा की गई 6000 बीघा जमीन को खाली कराया जाए। दरअसल डोबेका में आरक्षित वन क्षेत्र में करीब 1250 परिवार अवैध रूप से घर बनाकर रह रहे थे। अभियान के तहत अवैध अप्रवासियों को घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। अतिक्रमण और अवैध कब्जे के खिलाफ देश के कई हिस्सों में बुलडोजर कार्रवाई जारी है। सबसे बड़ा अभियान असम में चलाया जा रहा है, जहां होजाई में 1250 परिवार को हटाने के लिए 50 से ज्यादा बुलडोजर ऑपरेशनल मोड में है। सरकार का लक्ष्य करीब 6000 बीघा जमीन वापस लेने का है। भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी में करीब 1000 से ज्यादा संदिग्ध अवैध अप्रवासियों के घरों को ध्वस्त किया जा रहा है।
असम सरकार ने डोबोका में जमुना मौडांगा आरक्षित वन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए बेदखली अभियान शुरू किया। जानकारी के मुताबिक करीब 1250 परिवारों ने आरक्षित वन भूमि पर अतिक्रमण किया था। इनमें से 152 परिवारों के मामले गुवाहाटी हाईकोर्ट में लंबित हैं। उन्हें अस्थायी रूप से बेदखली प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। बाकी 1098 परिवारों को सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद बेदखल किया जा रहा है। बता दें कि जमीन पर अतिक्रमण करने वाले ये परिवार बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठिए हैं। तो असम की तस्वीर तो आपने देख ली है। असम की ही तरह यूपी में भी अतिक्रमण पर अटैक का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने ठान लिया है कि विकास की रफ्तार में आने वाले अवैध निर्माण को खड़ा नहीं रहने दिया जाएगा। इसी उद्देश्य के साथ प्रशासन का पीला पंजा लगातार अपने काम पर लगा हुआ है। कब, कहां, कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में महमूदाबाद में इन दिनों बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए चलाए गए अभियान के तहत घरों और दुकानों के बाहर किए गए अवैध निर्माण को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार राकेश त्रिवेदी और नगर पालिका महमूदाबाद के अधिशासी अधिकारी पवन किशोर मौके पर मौजूद रहे और पूरे अभियान की निगरानी करते रहे। ये अभियान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। 40 मीटर हम लोग बीच रोड से ले रहे हैं, दोनों साइड जो है। इस पे जितने भी टिन टप्पर हैं, जो भी चीजें, उनको हटा के रोड चौड़ा किया जा रहा है, जिससे यातायात सुगम हो सके, लोग आने जाने परेशानी हो। सिधौली क्रॉसिंग से लेकर बस स्टॉप तक सड़क के दोनों तरफ किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। प्रशासन ने कुछ दिन पहले ही लाउडस्पीकर के माध्यम से अतिक्रमण हटाने की चेतावनी जारी की। चेतावनी के बाद अवैध कब्जे न हटाए जाने पर ये कार्रवाई की गई। प्रशासन की इस कार्रवाई को देखकर जिन्होंने अवैध निर्माण कराया है, उन लोगों में दहशत का माहौल है। नया साल किसी के लिए जश्न मनाने का मौका होता है, तो किसी के लिए रोजी रोटी कमाने का अवसर। लेकिन फरीदाबाद में एक रईसजादे ने गरीब की रोजी रोटी को खिलौना समझकर रौंद डाला। फरीदाबाद के सेक्टर 23 में रेहड़ी वाला आराम से किनारे पर जा रहा था। तभी सड़क पर तेज रोशनी नजर आई और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले रफ्तार के नशे में डूबे युवक ने रेहड़ी को उड़ा डाला। कार की जोरदार टक्कर से रेहड़ी कई मीटर दूर जाकर गिरी। इसके बाद भी युवक नहीं रुका और तेज हॉर्न बजाते हुए फुल स्पीड में वहां से भाग गया। गनीमत रही कि गाड़ी की आवाज सुनकर रेहड़ी वाला तुरंत रास्ते से हट गया, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन उसकी रेहड़ी चकनाचूर हो गई और सब्जियां सड़क पर बिखर गई और आंखों के सामने मेहनत मिट्टी में मिल गई। फरीदाबाद में लगातार सामने आती ऐसी घटनाओं से साफ है कि यहाँ की सड़कें ताकत आजमाने का अड्डा बन गई हैं। अगर पुलिस अब भी नहीं जागी तो लोगों की जिंदगी दांव पर लग सकती है। तो प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो गई है और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं श्रद्धालु। पहले दिन 23 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। प्रयागराज में संगम तट पर त्रिवेणी आरती भी हुई। आज भी संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। आपको बता दें कि 44 दिनों तक माघ मेला चलेगा, जिसमें 10 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। तस्वीर आपके स्क्रीन पर। कल त्रिवेणी तट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। उससे पहले आपको बता दें कि माघ मेले में आस्था की डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। 6 तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं, किस तरीके से जो तमाम श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं प्रयागराज और संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं इसी संगम में कल्पवास के लिए भी लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं और पौष पूर्णिमा के दिन कल आपको बता दें रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम तट पर आस्था के महापर्व माघ मेला का भव्य शुभारंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व के साथ ही लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। एक तरफ कड़ाके की ठंड थी और दूसरी तरफ घने कोहरे के बाद भी श्रद्धालुओं की आस्था कमजोर नहीं पड़ी और आज सुबह ब्रह्मा मुहूर्त से ही संगम तट पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा।
माघ मेले को लेकर सीएम योगी पहले ही एक्शन में नजर आ रहे हैं। यूपी प्रशासन ने माघ मेले को लेकर व्यापक तैयारियां की है, जिससे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रशासन का अनुमान है कि पूरे मेले के दौरान 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान करेंगे, जबकि पहले स्नान पर्व पर ही करीब 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहां पहुंच चुके हैं। दुर्लभ धार्मिक संयोगों, कल्पवास की शुरुआत और कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच माघ मेले में श्रद्धा, व्यवस्था और आस्था का एक अद्भुत संगम बनता नजर आ रहा है। इस बार माघ मेले का क्षेत्र पहले से बड़ा रखा गया है। करीब 800 हेक्टेयर इलाके में 7 सेक्टर बनाकर मेला बसाया गया है। सफाई व्यवस्था के लिए 16,500 शौचालय, 8,000 डस्टबिन और 3,000 सफाई कर्मी लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं की गाड़ियों के लिए शहर और मेला क्षेत्र के आसपास 40 से ज्यादा इलाकों में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। संगम तट पर जो है, संगम नोस पर यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम है। आप देखिए कि संगम नोस पर एक बाकायदा पुलिस चौकी जो है यहाँ पे स्थापित की गई है। तमाम पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ बैठ के जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और देखिए कि जो सीसीटीवी अगर हम बात करें तो तमाम पोस्ट पर जो है सीसीटीवी जो है लगे हुए हैं। और सामने देखिए तो ये सीसीटीवी जो है लगा हुआ है टावर पर, और वॉच टावर के जरिए जो है पूरी जो है प्रॉपर जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। जनपद और मेला मिलाकर के लगभग 1600 सीसीटीवी हमारे हैं, उनसे लगातार निगरानी की जा रही है कि यातायात कंट्रोल रूम हमारा बनाया गया है नगर में और एक हमारे ICCC में, उसके माध्यम से निरंतर निगरानी की जा रही है। व्यवस्था बहुत अच्छा है, यहाँ खाना पीने का व्यवस्था अच्छा है, यहाँ सब टॉयलेट वॉयलेट है, सब अच्छा है। बहन लोग के लिए स्नान का अलग है, पुरुषों के लिए अलग है, सब अच्छा है। अद्भुत व्यवस्था है। ये मेला तो अनादिकाल से चल रहा है, सनातन मेला है, इसकी व्यवस्था हमेशा अद्भुत रहती। अब कुंभ मेले में और इस मेले में थोड़ा सा अंतर है भीड़ में, बाकी व्यवस्था अद्भुत है। हर साल मैं आता हूँ मेला देखने, मेला की व्यवस्था तो फर्स्ट क्लास है। भगवान की कृपा, हनुमान जी की, हमारे योगी की कृपा है। सुरक्षा के लिहाज से भी प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। मेला क्षेत्र में 17 थाने और 42 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। आग से बचाव के लिए 20 दमकल केंद्र, वॉच टावर और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात हैं। जल पुलिस के साथ साथ गोताखोरों की भी तैनाती की गई है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें से कई AI तकनीक से लैस हैं। माघ मेले की सुरक्षा में तैनात अफसरों का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। प्रशासन के मुताबिक अब तक स्नान शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां सोमवार को गिर सकते हैं शेयर बाजार। ये जानकारी सामने आ रही है। वेनेजुएला हमले पर बाजार के जानकारों का ये दावा है, हमले के बाद बढ़ सकते हैं सोने और चांदी के दाम। कच्चे तेल की कीमतों पर भी बड़ा असर पड़ सकता है, तो ये बड़ी खबर मिल रही है। वेनेजुएला का संकट और दुनिया भर में इससे हड़कंप मच सकता है। सोमवार को शेयर बाजार गिर सकते हैं। साथ ही साथ वेनेजुएला हमले पर बाजार जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो हालात वेनेजुएला में बने हुए हैं, उसके बाद सोने चांदी के दाम और बढ़ सकते हैं और कच्चे तेल की कीमतों पर भी इसका असर पड़ेगा। तो वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले का असर भारत के बाजारों पर भी पड़ सकता है। आशंका ये जताई जा रही है कि इस अटैक के बाद सोने चांदी के दाम आसमान पर पहुंचेंगे। यानी अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला की जंग से लोगों का बजट बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। वेनेजुएला में बमबारी ने न सिर्फ वहां की सत्ता को हिला दिया है, बल्कि दुनिया भर के बाजारों को भी हिला कर रख दिया है। ऐसे में अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो ठहर जाइए। अमेरिकी स्ट्राइक के चलते सोने और चांदी की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। युद्ध के डर से निवेशकों में चिंता है। सोना पहले से ही भारत में रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। सोने का रेट आसमान पर है और बाजार पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट आशंका जता रहे हैं कि सोना सोमवार को भी नया रिकॉर्ड बना सकता है। वहीं चांदी के दाम भी तेजी से बढ़ सकते हैं। शुक्रवार की बात करें तो 10 ग्राम सोने की कीमत 1,38,260 रुपए थी। 1 किलो चांदी की कीमत 2,34,600 रुपए थी।
वेनेजुएला एक तेल उत्पादक देश है। वहाँ स्थिरता का मतलब है वैश्विक अर्थव्यवस्था में संकट। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये तनाव और बढ़ा तो सोने के दाम जल्द ही 1,50,000 के स्तर को छू सकते हैं। शादियों के सीजन में ये खबर उन परिवारों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं जिन्होंने गहने बनवाने की तैयारी की थी। गोल्ड और सिल्वर को अशांति, अस्थिरता और जियोपॉलिटिकल टेंशन पसंद है। इसको देखते हुए लगता है कि गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस में एक उछाल हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका द्वारा अटैक वेनेजुएला के ऊपर इसको जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंस के रूप में देखा जाएगा और ऐसे में लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को हेज करते हैं, रिस्की एसेट्स से निकलकर गोल्ड और सिल्वर जैसे सेफ एसेट्स में जाते हैं। हालांकि सिल्वर पहले से ही बहुत वॉलेटाइल है, पर गोल्ड एक स्थिर इन्वेस्टमेंट माना जाता है। दरअसल जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है तो डॉलर और सोने में सबसे पहले हलचल होती है। वेनेजुएला पर हमला कोई छोटी बात नहीं है। इससे सप्लाई चेन और ग्लोबल इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ रहा है। ऑयल प्राइसेस, ये देखते हो कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं। इसको देखते हुए क्रूड ऑयल की प्राइसेस हमें बढ़ती यहां से दिख सकती हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल सप्लाई से संबंधित अंदेशा दिखाई देने लग जाता है। अभी जो प्राइस $60-62 के आसपास चल रही है, ये $62-65 तक क्रूड ऑयल की प्राइस पहुंच सकती है। हालांकि ये भी कालांतर में डिपेंड करता है कि किस प्रकार की डेवलपमेंट होती है। साफ है, भले ही जंग 7 समंदर पार वेनेजुएला में हो रही है, लेकिन इसकी आंच आपकी रसोई और आपकी तिजोरी तक पहुंच सकती है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने वेनेजुएला पर एक बार फिर से हमले की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर जरूरत हुई तो फिर बमबारी करेंगे। ट्रंप ने कहा है, हम वेनेजुएला चलाने जा रहे हैं, अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला में काम करेंगी। तो दो टूक ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी जो हमले हुए हैं ये काफी भर नहीं है, जरूरत पड़ी तो फिर से बमबारी करेंगे। वेनेजुएला को हम चलाने जा रहे हैं और अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला में काम करेंगी। ट्रंप की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, जरा सुन लेते हैं। We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in and we have the same situation that we had for the last long period of years. As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. And we are ready to stage a second and much larger attack if we need to do so. So we were prepared to do a second wave. तो देखिए, मादुरो की गिरफ्तारी से पूरी दुनिया में ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अमेरिका किसी भी देश में घुसकर कुछ भी कर सकता है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, 4 तस्वीरें देखिए जिससे आपको ये पता चलेगा कि पिछले कुछ वक्त में अमेरिका ने कहां-कहां तख्ता पलट कराया है और भविष्य में कहां-कहां खतरा मंडरा रहा है। 5 तस्वीरें आप देखिए, जहां 2003 में सद्दाम हुसैन, 2011 में ओसामा बिन लादेन, साल 2019 में अबू बकर अल बगदादी। एलीट डेल्टा फोर्स ने आईएसआई के सरगना अबू बकर अल बगदादी को ढूंढकर मारा था। 13 दिसंबर 2003 में सद्दाम हुसैन, इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को तिक्रित के पास एक स्पाइडर होल से पकड़ा था। और साल 2001 में ओसामा बिन लादेन की तलाश, अफगानिस्तान में अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन के खिलाफ मिशन चलाया था। साल 1993 में ऑपरेशन गोथिक सरपेंट, सोमालिया मोगादिशु में सोमाली मिलिशिया के नेता मोहम्मद फरहा एदीद के खिलाफ मिशन। अब पूरी दुनिया की निगाहें ईरान पर है कि क्या ईरान के सुप्रीम कमांडर के खिलाफ भी अमेरिका ऐसा ही एक्शन लेगा। वहीं इन सबके बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कमला हैरिस ने राष्ट्रपति ट्रंप के एक्शन की निंदा की है। हैरिस ने वेनेजुएला पर हमले की निंदा की है। ट्रंप का हमला पूरे क्षेत्र को अस्थिर करेगा। तो ट्रंप के इस फैसले के विरोध के तेवर और सुर जो है अब अमेरिका से उठने शुरू हो चुके हैं। और कमला हैरिस, जो कि अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति भी रह चुकी हैं, उन्होंने कहा है कि ट्रंप का ये जो हमला है इसने पूरे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर दी है।
तो ये बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें कि एक तरफ वेनेजुएला पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति मादुरो को न्यूयॉर्क लाया जा चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस, उनकी तरफ से बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने ट्रंप के एक्शन की निंदा की है। साथ ही कहा है ट्रंप का हमला पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर देगा। ये जानकारी सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ब्रिटेन और फ्रांस ने आईएसआईएस के ठिकानों पर कई हमले किए हैं। सीरिया में दोनों देशों ने संयुक्त स्ट्राइक की है और दाइश इलाके में सफल हमले का यह दावा किया गया है। तो सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला, ब्रिटेन और फ्रांस की वायुसेना का यह ऑपरेशन, जिसके बाद आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया गया है। दोनों देशों ने संयुक्त स्ट्राइक की, दाइश इलाके में सफल हमले का दावा भी किया गया है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात धर्मशाला की करेंगे। धर्मशाला स्थित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एक स्टूडेंट की मौत के गंभीर मामले को देखते हुए यूजीसी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। यूजीसी ने इस घटना के तथ्यों पर आधारित जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। ये कमेटी पूरे मामले की गहराई से पड़ताल करेगी। इस जांच समिति में देश के अलग अलग विश्वविद्यालय और यूजीसी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए हैं, ताकि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी हो सके। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें, जहां धर्मशाला स्थित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एक स्टूडेंट की मौत के बाद गंभीर सवाल जो हैं वो खड़े हुए हैं और इस पूरे मामले को लेकर अब यूजीसी ने जांच जो है वो गठित कर दी है। 19 साल की एक छात्रा के साथ कॉलेज में जो दरिंदगी हुई, वो सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाएं, डर बैठ जाए कि कहीं हमारी और आपकी बेटी के साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा। एक बेटी जो 2 महीने तक मौत से लड़ती रही, आखिर जिंदगी की जंग हार गई और मरने से पहले उसने अपने ही कॉलेज की छात्रों पर रैगिंग और प्रताड़ना का आरोप लगाया, प्रोफेसर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया और ये खबर आप सबको देखना जरूरी है। बहुत दिन से मारा था, टच वगैरह करते थे। कहाँ टच करते थे? जिंदगी को जीने वाली, ढेरों सपने देखने वाली ये लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। इसकी मौत हो गई है, या ये कहा जाए कि इसका कत्ल हो गया है तो गलत नहीं होगा। रैगिंग और यौन शोषण का शिकार 19 साल की इस लड़की ने 26 दिसंबर को लुधियाना के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब उसका लुधियाना के अस्पताल में इलाज चल रहा था। उसके आखिरी वीडियो में ये सामने आ रहा है कि कैसे कॉलेज की कुछ छात्राएं उससे अमानवीय व्यवहार कर रही थी। ये लड़की बता रही है कि बोतल से मारा था एक दीदी ने, यानी इशारा कॉलेज की ही किसी सीनियर की ओर है। रैगिंग के नाम पर बोतलों और डंडों से मारा गया। ये बात ही हैरान करने वाली है। फिर से सुनिए इस लड़की ने क्या बताया। बोतल से मारा था एक दीदी ने। आरोप है कि लड़की की पिछली 18 सितंबर को रैगिंग हुई थी। रैगिंग क्या कहें, हैवानियत कहना सही होगा। उससे वो इतने तनाव में आ गई कि बुरी तरह बीमार पड़ गई, अपना मानसिक संतुलन खोने लगी। माता पिता ने कई अस्पतालों में उसका इलाज कराया। आखिर में लुधियाना के अस्पताल में दम तोड़ने से पहले उसने वीडियो पर बताया कि सिर्फ रैगिंग ही नहीं, कॉलेज के एक प्रोफेसर ने भी उसका यौन शोषण किया। ये इस घटना का सबसे शर्मनाक पहलू है। मरने से पहले इस बच्ची का आरोप है कि कॉलेज का एक प्रोफेसर उससे बदतमीजी करता था, यौन शोषण तक की बात बताई। लड़की ने जो बातें बताई उससे ये साफ है कि कॉलेज में उसकी जिंदगी नर्क बना दी गई थी। लड़की हिमाचल में धर्मशाला के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती थी। इस घटना के बाद उसका लुधियाना में इलाज चल रहा था। करीब 2 महीने के बाद 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रोफेसर समेत 4 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर दी है। आरोपी प्रोफेसर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार कर रहा है। कॉलेज भी मामले में अपनी सफाई दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि रैगिंग का राक्षस कितना खतरनाक है कि वो बच्चों की जान ले रहा है। सवाल ये कि इन सब मामलों में कॉलेज प्रशासन आखिर खामोश क्यों हो जाता है, या फिर लीपापोती करता क्यों नजर आता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बच्ची को क्या मरने के बाद इंसाफ मिल पाएगा। हिमाचल में अनूप धीमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वहीं इस पूरे मामले में आरोपी प्रोफेसर अशोक कुमार से एनडीटीवी ने बात की। वो खुद पर लगे सभी आरोपों से इंकार करते हुए नजर आए। उन्होंने किसी भी जांच में सहयोग करने की बात कही है। इसमें बस मैं इतना ही कहूँगा कि मैं भी परिवार वाला आदमी हूँ। मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, शायद उम्र से उससे भी बड़ी हैं।
तो इस तरह की घिनौनी हरकत अगर मैं करूं या मेरे द्वारा की जाती है या सामने आती है तो मैं समझता हूं कि जीते जी ही मर जाना चाहिए। मैं इस चीज़ के ऊपर जो विश्वास करता हूँ। पर सवाल यह है कि आप पे क्यों एलिगेशन लगाए गए हैं, क्योंकि पढ़ाते तो कई प्रोफेसर होंगे यहाँ पे, पर आपके नाम क्यों लिया गया है? अब देखिए ना सर, जब उसको ये बोला गया कि आप ऐसा करिए कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन लीजिए, ठीक है, और आप फेल हो गए, जैसे आपका रिजल्ट आएगा तो आप सेकंड ईयर में प्रमोट हो जाएंगे, ठीक है। तो शायद हो सकता है कि फेल होने की वजह से भी वह परेशान होगी और हो सकता है कि वो मतलब इस तरह से मना किया, सेकंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए उसको मना किया क्योंकि एडमिशन मांग रही थी, तो शायद हो सकता है कि उसके लिए भी वो मतलब इस तरह के आरोप जो वो मेरे ऊपर जो वो लगाए होंगे। तो आपने मना किया था कि सेकंड ईयर में एडमिशन नहीं हो सकती? मैंने नहीं, वो तो दूसरे सर थे, उनसे बात हो रही थी। मैंने मतलब सीधा निष्पक्ष बोलूँ, मैंने बोला था कि बेटा ऐसा नहीं होता है, मतलब जो एज पर नॉर्म्स जो आपको फिलहाल जो आपके रिजल्ट है, रिजल्ट के मुताबिक आपको फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन लेना होगा, बस इसके अलावा आपकी इंटरेक्शन थी उस बच्चे के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं इंटरेक्शन थी। अब वीडियो में तो बड़ी सारी चीज़ें उसमें आ रही हैं, अब जो भी पूछ रहे हैं और जो भी बता रही है, किस कंडीशन में बता रही है, किस जो पूछने वाले वो क्या कर रहे हैं, मतलब कैसे पूछ रहे हैं, तो अब इसके बारे में मैंने कुछ नहीं कहना क्योंकि जांच चल रही है। जो भी जांच में सामने आएगा उसके लिए मैंने बोला कि मैं उसके लिए तैयार हूँ। जो भी मतलब प्रशासन मेरे को पनिशमेंट देगा, को न्याय मतलब जो भी होगा न्यायालय के द्वारा जो भी मुझे पनिशमेंट दी जाएगी, मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। एक सैनिक ने रेलवे स्टेशन पर आत्महत्या कर ली। चलती ट्रेन के आगे कूदा सैनिक। दुवाडा रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ। प्लेटफॉर्म के सीसीटीवी में पूरी जो घटना है वो रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश जो है वो कर रही है, लेकिन ये बड़ी खबर है जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से आ रही है, जहां दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर भी है। सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना जो है रिकॉर्ड हो गई। एक सैनिक ने रेलवे स्टेशन पर आत्महत्या कर ली। चलती ट्रेन के आगे कूदकर सैनिक ने जान दे दी। प्लेटफॉर्म की सीसीटीवी फुटेज में ये पूरी घटना जो है वो रिकॉर्ड हो गई। और इन सबके बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल से बाहर करने का मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। बीसीसीआई के एक सूत्र ने जोर देकर कहा है कि टूर्नामेंट शुरू होने में सिर्फ 1 महीना बचा है, इसीलिए जगह बदलना लगभग नामुमकिन है। बीसीसीआई की ओर से कहा गया है कि आप किसी की मर्जी और पसंद के हिसाब से मैच नहीं बदल सकते। ये लॉजिस्टिक के लिहाज से बहुत मुश्किल है। विरोधी टीमों के बारे में सोचिए, उनके हवाई टिकट, होटल बुक हो चुके हैं और जगह बदलना नामुमकिन है। बांग्लादेश की तरफ से वेन्यू बदलने की मांग की जा रही थी, जिस पर अब बीसीसीआई का बयान सामने आया है और वेन्यू बदलने से बीसीसीआई ने साफ इनकार कर दिया है। अब खबर संभल से आपको बता दें, मदीना मस्जिद को जमींदोज किया गया है। गांव वालों ने खुद ही मस्जिद को जमींदोज कर दिया है। सरकारी जमीन पर यह मस्जिद बनी हुई थी। प्रशासन के आने से पहले ही गांव वालों ने खुद कदम उठाते हुए मस्जिद को तोड़ दिया है। मस्जिद को गिराकर खुद ही मलबा हटा दिया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां संभल में मदीना मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया है। अवैध तरीके से अतिक्रमण की भूमि पर इस मस्जिद के निर्माण की बात सामने आ रही थी। ऐसे में इस पर बुलडोजर की कार्रवाई होने से पहले ही गांव वालों ने खुद ही मस्जिद को जमींदोज कर दिया है। सरकारी जमीन पर यह मस्जिद बनी थी और जमींदोज करने के बाद इसका मलबा खुद हटा दिया है। और अब महाराष्ट्र से बड़ी खबर आपको बता दें, नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। आज संयुक्त घोषणा पत्र जारी करेंगे राज्य और उद्धव ठाकरे। संयुक्त घोषणा पत्र का नाम वचननामा दिया गया है। इस घोषणा पत्र के लिए आज राज ठाकरे शिवसेना भवन जाएंगे। 20 साल बाद राज ठाकरे शिवसेना भवन में कदम रखेंगे, तो आज के लिए ये ऐतिहासिक दिन होने वाला है दोनों ही पार्टियों के लिए, चाहे वो एमएनएस हो या राष्ट्रीय जो आपको बता दें शिवसेना है उसके लिए। और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शिवसेना उबाठा और राज ठाकरे दोनों जो है वो एक साथ सामने आएंगे। यूं तो चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने होती है, जिसमें जुबानी हमले किए जाते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि इस बार कांग्रेस बीजेपी की झड़प में जुबान, लाठी, कुर्सी से भी हमलों की बौछार की गई। पूरा मामला क्या है आप देखिए। महाराष्ट्र के भिवंडी में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी और लाठीचार्ज तो किया ही,
यहाँ तक कि एक दूसरे पर कुर्सी से भी हमला किया। जानकारी के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवार यशवंत टावरे और कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र पाल के चुनावी कार्यालय आमने सामने होने कारण तनाव पहले से था, लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब कांग्रेस की एक रैली बीजेपी कार्यालय के सामने नारेबाजी करने लगी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच पहले तो बहस शुरू हुई, जो आगे चलकर पत्थरबाजी और लाठी डंडों में तब्दील हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को समझाते हुए स्थिति को नियंत्रण में किया। तो एमएनएस ने मराठी मानुष की पहचान को निशाना बनाते हुए एक नया वीडियो जो है वो जारी किया है। वीडियो की शुरुआत में लिखा है, अगर आप मराठी हैं तो ये वीडियो ना देखें। वीडियो में एक मराठी मानुष को दिखाया गया है जिसे 2052 में मुंबई के चिड़ियाघर में पिंजरे में बंद कर दिया गया है। वो उन सभी परिस्थितियों का वर्णन करता है जिनसे वो गुजरा है और कैसे उसे पिंजरे में बंद किया गया है। मराठी लोग आपस में लड़ रहे थे, विकास के झूठे वादे में फंस गए और अंत में मुंबई से बाहर निकाल दिए गए। वो याद करता है कि एक व्यक्ति यानी कि राज ठाकरे था जो हमें चेतावनी देता था, लेकिन हमने उसकी अनदेखी की। वो अचानक सपने से जागता है और जनवरी 2026 का समय होता है। तो चुनाव प्रचार के लिए तरह तरह के वीडियोस जारी किए जा रहे हैं, तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, तमाम दावे हैं और इन्हीं सब के बीच लगातार जो ये चुनाव का रण है बीएमसी का वो यहां नजर आ रहा है। अब एमएनएस ने मुंबई में मराठी भाषी आबादी को लेकर जो आंकड़े जारी किए हैं वो भी आपको दिखाते हैं। एमएनएस के मुताबिक मुंबई में मराठी भाषी 1981 में 46% थे, 2001 में ये संख्या 39% थी, 2011 में ये 35%, 2025 में ये संख्या 30% और फिर 2035 में उन्होंने अनुमान लगाया है कि ये 25% जो है वो रह जाएगी। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां महाराष्ट्र चुनाव में घुसपैठ का मुद्दा अब सामने आ गया है और मुख्यमंत्री फडणवीस ने मुंबई की रैली में बड़ा वादा किया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। मुंबई के मेयर को लेकर फडणवीस का बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि शहर को एक मराठी हिंदू मेयर मिलेगा। तो ये बड़ा मुद्दा इस बार बनता हुआ नजर आ रहा है और इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आ चुका है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे तो कश्मीर घाटी में बर्फबारी शुरू हो चुकी है और ऐसे में खराब मौसम की आड़ में कई फिदायीन भारत की सीमा पार करने की जो है कोशिश में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। उनसे निपटने के लिए कठुआ में एंटी फिदायीन मॉक ड्रिल की गई, इसमें एनएसजी कमांडो ने भी हिस्सा लिया। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू और कश्मीर के कठुआ में एंटी फिदायीन ड्रिल की गई। यह अभ्यास एसएसपी कठुआ की देखरेख में हुआ। एनएसजी कमांडो, एसओजी और कठुआ पुलिस इस अभ्यास का हिस्सा रही। आप देख सकते हैं कि इस समय में एसओजी की एम्बुश पार्टी के साथ हीरानगर सेक्टर में हो। पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज यहाँ पे हीरानगर सेक्टर जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है वहां पे चल रही है और अगर कोई भी फिदायीन अटैक हो जाए तो उस फिदायीन अटैक को काउंटर कैसे किया जाएगा, क्योंकि अगर फिदायीन अटैक की बात करें तो फिदायीन अटैक में सबसे बड़ी चीज होती है कि आपका एक सरप्राइज एलिमेंट होता है। सरप्राइज एलिमेंट का मतलब यह है कि उनकी पूरी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी की जाए ताकि सुरक्षा बलों को पता ना चले। कई बार देखा गया है कि जो फिदायीन टेररिस्ट है वो क्या करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रॉस करके आते हैं और किसी भी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से हमारे एनएसजी के जो जवान हैं अपने स्निफर डॉग के साथ इस बिल्डिंग के बाहर है, क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर बताया जाता है कि जो आतंकवादी है वो छुप गए हैं और उनकी कोशिश है कि वहां पे वो कैजुअलिटी करेंगे। इस मॉक ड्रिल में बताया जा रहा है कि सबसे पहले जो ध्यान रखना होता है वो होता है कि कहीं उन्होंने कोई होस्टेज तो नहीं बनाया। अगर किसी को होस्टेज बनाया तो होस्टेज को कैसे रिलीज करना है। उसके बाद ये इंश्योर करना होता है कि कोलैटरल डैमेज ना हो, क्योंकि जो फिदायीन कोई भी आता है वो यहाँ पे मरने के लिए आता है और मारने के लिए आता है। तो इसलिए सुरक्षा बलों का जो सबसे बड़ा काम होता है कि किस तरीके से रोका जाए। आप देखिए, मैं एक बार आपको फिर से बताता हूं, इस समय इस बिल्डिंग के बाहर जमावड़ा लगा हुआ है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं किस तरीके से आप वो बिल्डिंग के उधर हल्के से वो बैठे हुए हैं और उनकी पूरी कोशिश है हल्के से बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो और जो आतंकवादी अंदर छुपे हुए हैं उनको मार गिराया। पहले भी देखा गया है कि सीमा पार करने के बाद आतंकवादी सेना या सुरक्षा प्रतिष्ठान में घुसने और भारी तबाही मचाने की कोशिश करते हैं।
ऐसे में इस तरह की मॉक ड्रिल से फिदायीन खतरों से निपटने और उन्हें न्यूट्रलाइज करने में मदद मिलती है। हीरानगर सेक्टर की तो इस पुलिस स्टेशन की बात करें तो 2013 में यहाँ पे एक अटैक हुआ था, जिसमें आतंकवादी जो थे वो लाइन ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके आए थे और उसके बाद उन्होंने अटैक किया था। और पहला अगर फिदायीन अटैक की बात करें तो लश्कर ने लेट 90s में कैरी किया था, जिसमें वो बदामी बाग कंटोनमेंट एरिया के अंदर चले गए थे और जिसमें मेजर पुरुषोत्तम की जान चली गई थी। और आप देख सकते हैं कैसे जैसे उन्हें कुछ मूवमेंट नजर आती है, चारों तरफ से बिल्डिंग को घेरने की कोशिश, पूरी तरह से घिराव किया जा रहा है, बिल्डिंग को घेरने की कोशिश। वजह उसकी यह है कि अब आप मॉक ड्रिल क्यों यहाँ पे कंडक्ट की जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार इनपुट्स आ रहे हैं कि जो आतंकवादी हैं वो काफी लॉन्च पैड से बैठे हुए हैं, जैश का ग्रुप बैठा हुआ है, लश्कर का ग्रुप बैठा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है यहाँ पे कभी भी अमन अमान नहीं देख सकता और चाहता है कि सर्दियों में यहाँ पे आतंकवादियों को भेजा जाए। और लगातार जो इनपुट्स आ रहे हैं गुरदासपुर, पठानकोट, कठुआ, हीरानगर, सांबा या अखनूर सेक्टर से कहीं से भी घुसपैठ कराने की कोशिश। उसकी वजह यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो पासेस हैं बर्फ की वजह से बंद हो जाते हैं और उनकी उस समय जो होता है फोकस जो होता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होता है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। नमस्ते इंडिया देख रहे हैं आप। धर्मशाला में एक मासूम की जान चली गई, जिसकी जांच के लिए टीम बना दी गई है। तो वहीं हरियाणा में जमीन के टुकड़े के लिए कुछ लोग जल्लाद बन गए। हरियाणा में दो पक्षों में जमीनी विवाद इतना बढ़ गया कि छतों से पत्थर बरसने लगे। क्या था मामला, कैसे इतनी बात बढ़ी, देखिए इस रिपोर्ट में। ये जो तस्वीर आपके सामने है, ये हरियाणा के नूंह जिले के बाई गांव की है, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। बात यहां तक पहुंच गई कि दोनों ने एक दूसरे पर छतों से पथराव भी किया। इस खूनी संघर्ष में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इनमें से एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है, बाकी 2 का इलाज जारी है। वहीं एक पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने 26 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उनके पड़ोस के ही रहने वाले परिवार से करीब 5 एकड़ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। करीब 1 साल पहले कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और जमीन पर उनका कब्जा हो गया। इसी को लेकर आरोपी उनसे रंजिश रखने लगे। आरोप है कि 29 दिसंबर को आरोपी ने उसे बीच रास्ते में रोककर केस वापस लेने की भी बात कही थी और 30 दिसंबर को बीच रास्ते में गाड़ी रोककर हमला किया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होती है और इसमें जुबानी जंग और हमले आम हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी की झड़प जो है वो जुबान, लाठी, कुर्सी और हमलों की इसमें बौछार हो गई। पूरा मामला कहां का है, इस रिपोर्ट से देखिए। महाराष्ट्र के भिवंडी में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी और लाठीचार्ज तो किया ही, यहाँ तक कि एक दूसरे पर कुर्सी से भी हमला किया। जानकारी के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवार यशवंत टावरे और कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र पाल के चुनावी कार्यालय आमने सामने होने कारण तनाव पहले से था, लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब कांग्रेस की एक रैली बीजेपी कार्यालय के सामने नारेबाजी करने लगी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच पहले तो बहस शुरू हुई, जो आगे चलकर पत्थरबाजी और लाठी डंडों में तब्दील हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को समझाते हुए स्थिति को नियंत्रण में किया। और अब खबर यूपी के झांसी से, जहां चोरी, मारपीट, लूट जैसे आपराधिक मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिससे व्यापारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। और इन सब से निजात पाने के लिए सराफा व्यापारियों ने एक नया रास्ता निकाला है। ज्वेलर्स का कहना है कि अब से वे नकाब पहनकर आने वालों को गहने नहीं बेचें। यूपी के झांसी में बढ़ते आपराधिक घटनाओं के बीच सराफा व्यापारियों ने सुरक्षा को लेकर एक अनोखा फैसला लिया। व्यापारियों का कहना है कि अब से वे चेहरा ढककर आने वाले ग्राहकों को गहने नहीं बेचेंगे। व्यापारियों ने कहा कि महिला कस्टमर बुर्के में हो या घूंघट में, किसी को सामान नहीं दिया जाएगा। सराफा व्यापारियों का कहना है कि इलाके में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। चेहरा ढके होने से आरोपियों की शिनाख्त नहीं हो पाती। बचाव के लिए कदम जरूरी हो गया है। ज्वेलर्स ने अपनी अपनी दुकान के अंदर और बाहर इससे जुड़ा पोस्टर भी लगा दिया है, जिसमें साफ साफ लिखा है
ग्राहक चेहरा खोलकर दुकान में प्रवेश करें, तभी सोने चांदी के गहनों की बिक्री होगी। सिपरी सराफा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का कहना है कि चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाना जरूरी है। मंडल ने तय किया कि नकाब या चेहरा ढककर आने वाले किसी भी ग्राहक को गहने नहीं बेचे जाएंगे। खरीदारी के दौरान ग्राहक को चेहरा खुला रखना अनिवार्य होगा। एक तरफ बांग्लादेश पे हिंसा हो रही है तो उसका असर भारत पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी का शिकार बिहार का एक निवासी भी हुआ है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में बिहार के मधुबनी में बांग्लादेशी का आरोप लगाकर सुपौल जिला के युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। पीड़ित के परिजनों की माने तो दर्जनों लोगों ने बांग्लादेशी कहकर जमकर मारपीट की। बहुत ही शर्मनाक घटना है। इनको धार्मिक नारा और धार्मिक अल्फाज वगैरह बुलवाने के लिए जबरदस्ती की। इस पूरी घटना को लेकर पीड़ित ने बताया कि किस तरह कुछ लोगों ने बांग्लादेशी बोलकर उसे पीटा। जब पीड़ित बेहोशी की हालत में था तो उसे सुनसान जगह पर ले जाकर छोड़ दिया। मारते मारते करीब गाँव हमको कम से कम 2-3 किलोमीटर ले। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया है। इन दोनों की पहचान हो गई है और इन लोगों पे पुलिस ने तुरंत अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराओं में केस दर्ज कर दिया है और दोनों की ही गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित हो गई है। बहुत जल्दी इन दोनों की गिरफ्तारी की जाएगी। और आगे बढ़ते हुए बात खाने के बिल को लेकर रेस्टोरेंट में बवाल हो गया है। एक दबंग युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर कर्मचारियों की पिटाई कर दी और आगे क्या हुआ देखिए। मेहर में खाने का बिल पेमेंट करने को लेकर महाभारत छिड़ गई। पूरा मामला अमरपाटन थाना इलाके में सतना रोड स्थित साईं रेस्टोरेंट का है, जहां 2 युवक खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में पहुंचे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा दोनों युवक बिना पूरा भुगतान किए जाने लगे। कुल 190 रुपए के बिल के बदले वे केवल 150 रुपए ही देने पर अड़े थे। कर्मचारियों की तरफ से बचे हुए 40 रुपए मांगे जा रहे थे। कहासुनी के बाद दोनों युवकों ने विवाद शुरू कर दिया। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों युवक बाहर चले गए और कुछ ही देर में वे दोनों अपने 10-12 साथियों के साथ रेस्टोरेंट में आ धमके। कर्मचारियों का आरोप है कि युवकों ने उन्हें गालियां दी और फिर रेस्टोरेंट के अंदर ही उन्हें दौड़ा कर पीटा। मारपीट के दौरान रेस्टोरेंट में मौजूद दूसरे कस्टमर दहशत में आ गए। पीड़ित कर्मचारी ने अमरपाटन थाने पहुंचकर पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही आरोपियों की शिनाख्त कर गिरफ्तार किया जाएगा। असम के हौजाई में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है। सरकार का मकसद कई सालों से कब्जा की गई 6000 बीघा जमीन को खाली कराना है। दरअसल दुबाका में आरक्षित वन क्षेत्र में करीब 1250 परिवार अवैध रूप से घर बनाकर रह रहे हैं। अभियान के तहत अवैध अप्रवासियों के घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। अतिक्रमण और अवैध कब्जे के खिलाफ देश के कई हिस्सों में बुलडोजर कार्रवाई जारी है। सबसे बड़ा अभियान असम में चलाया जा रहा है, जहां हौजाई में 1250 परिवार को हटाने के लिए 50 से ज्यादा बुलडोजर ऑपरेशनल मोड में है। सरकार का लक्ष्य करीब 6000 बीघा जमीन वापस लेने का है। भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी में करीब 1000 से ज्यादा संदिग्ध अवैध अप्रवासियों के घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। असम सरकार ने डोबोका में जमुना मौडांगा आरक्षित वन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए बेदखली अभियान शुरू किया। जानकारी के मुताबिक करीब 1250 परिवारों ने आरक्षित वन भूमि पर अतिक्रमण किया था। इनमें से 152 परिवारों के मामले गुवाहाटी हाईकोर्ट में लंबित हैं। उन्हें अस्थायी रूप से बेदखली प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। बाकी 1098 परिवारों को सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद बेदखल किया जा रहा है। बता दें कि जमीन पर अतिक्रमण करने वाले ये परिवार बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठिए हैं। तो असम की तस्वीरें तो आपने देख ली। असम की ही तरह यूपी में भी अतिक्रमण पर अटैक का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने यह ठान लिया है कि विकास की रफ्तार में आने वाले अवैध निर्माण को खड़ा नहीं रहने दिया जाएगा। इसी उद्देश्य के साथ प्रशासन का पीला पंजा लगातार अपने काम पर लगा हुआ है। कब कहां कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश की सीतापुर में महमूदाबाद में इन दिनों बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए चलाए गए अभियान के तहत घरों और दुकानों के बाहर किए गए अवैध निर्माण को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार राकेश त्रिवेदी और नगर पालिका महमूदाबाद के अधिशासी अधिकारी पवन किशोर मौके पर मौजूद रहे और पूरे अभियान की निगरानी करते रहे।
ये अभियान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। 40 मीटर हम लोग बीच रोड से ले रहे हैं, दोनों साइड जो है इस पे जितने भी टिन टप्पर हैं, जो भी चीजें उनको हटा के रोड चौड़ा किया जा रहा है, जिससे यातायात सुगम हो सके, लोग आने जाने परेशानी हो। सिधौली क्रॉसिंग से लेकर बस स्टॉप तक सड़क के दोनों तरफ किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। प्रशासन ने कुछ दिन पहले ही लाउडस्पीकर के माध्यम से अतिक्रमण हटाने की चेतावनी जारी की। चेतावनी के बाद अवैध कब्जे न हटाए जाने पर ये कार्रवाई की गई। प्रशासन की इस कार्रवाई को देखकर जिन्होंने अवैध निर्माण कराया है, उन लोगों में दहशत का माहौल है। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक भारी बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे जन्नत जमीन पर उतर आई है। ऐसे में पर्यटकों की भारी भीड़ इस वक्त पहाड़ी इलाकों का रुख कर रही है, जिससे जगह जगह भारी ट्रैफिक जैम लगा नजर आ रहा है। पहाड़ी इलाकों में गाड़ियां सड़कों पर रेंगती दिख रही है। क्या हालात है पहाड़ों में, आपको दिखाते हैं। चांदनी सी चमक और बर्फबारी का खूबसूरत नजारा, लेकिन उस पर जाम की मुसीबत मजा फीका कर रही है। सड़क पर रेंग रेंग कर चलती गाड़ियां, घंटों इंतजार में खड़े लोग, इन चेहरों पर खुशी से ज्यादा परेशानी नजर आ रही है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के मनाली में ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। मनाली सोलांग अटल टनल मार्ग पर भारी ट्रैफिक जाम लगा नजर आ रहा है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को घंटों तक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मनाली और सोलांग घाटी पर लंबा जाम है। अटल टनल मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। अटल टनल में फिसलन की वजह से कई गाड़ियां आपस में भी टकरा गई हैं। रोहतांग पास पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। वाहनों को गुलाबा बैरियर तक जाने की अनुमति है। नेहरू कुंड के बीच जाम की स्थिति बनी हुई है। लोगों के लिए छोटी दूरियां भी थकाऊ हो गई हैं। मनाली घूमने आए पर्यटकों का कहना है कि ताजा बर्फबारी से उन्हें खुशी मिली, लेकिन लंबे ट्रैफिक जाम ने उनके अनुभव को फीका कर दिया। हम लोग के साथ, हम लोग फैमिली के साथ आए हैं, तो बच्चे बूढ़े सब लोग हैं, तो ये थोड़ा एक मोनोटोनस टाइप फील हो रहा है। इतना देर गाड़ी में बैठ के, तो मैं और मेरा भाई सोचे कि थोड़ा पैदल ही चल ले। कार आगे नहीं बढ़ पा रही है, हमारी जो टैक्सी है वो पीछे फंसी हुई है। हम पैदल 8-10 किलोमीटर आ गए। सरकार से मेरी यही दरखास्त है कि कैसे भी करके इस रोड को ठीक किया जाए, जिससे कि टूरिस्ट जो आ रहे हैं ना, उनको प्रॉब्लम ना हो। लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से करगिल, द्रास और जोजिला दर्रे में भारी बर्फबारी हुई है। साथ ही कई जगहों पर तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। द्रास में न्यूनतम तापमान -20 डिग्री और अधिकतम तापमान -8 डिग्री दर्ज किया गया है। लाहौल स्पीति में न्यूनतम तापमान -26 डिग्री और अधिकतम तापमान -18 डिग्री है। लद्दाख में न्यूनतम तापमान -17 पहुंच गया है और अधिकतम तापमान -12 डिग्री है। वहीं श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -3 डिग्री तक चला गया है और अधिकतम तापमान 4 डिग्री है। पुंछ में न्यूनतम तापमान -1 डिग्री है और अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस है। वहीं कुपवाड़ा में न्यूनतम तापमान -3 डिग्री है और अधिकतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं भारी बर्फबारी के बाद कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं। द्रास के जोजिला मार्ग पर भी यातायात प्रभावित हुआ है, जिसके बाद से ही वहां पर बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। पुंछ में भी ऊपरी इलाकों में हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO ने मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम तेज कर दिया है। जमा हुई बर्फ को हटाने और जल्द से जल्द कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए भारी मशीनरी लगाई गई है। फिलहाल मौसम विभाग ने ऊंचे दर्रों पर बर्फबारी की चेतावनी जारी करते हुए यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में मौसम ठंडा ही नहीं बल्कि बर्फीला भी हो गया है। कई इलाकों में तेज बर्फबारी हो रही है तो कहीं तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला गया है। भद्रवाह घाटी में तापमान के फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाने से झरने जम गए हैं। आप भी देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। ऐसे में जम्मू कश्मीर इस वक्त कड़ाके की ठंड की चपेट में है। ठंड से तापमान इतना गिर गया है कि घाटी में झरने तक जम गए हैं।
तस्वीरें भद्रवाह घाटी की हैं, जहां तापमान के फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाने की वजह से झरने जम गए हैं। एक तरफ जहां ये तस्वीर खूबसूरत नजर आ रही है, वहीं तापमान में गिरावट ने लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे है। प्रदेश में कई जगहों पर भारी बर्फबारी हुई है। यहाँ बर्फ के फाहे गिरते ही पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली, जिसके चलते तापमान में भारी गिरावट आई। वहीं पर्यटक इन बर्फीले नजारों का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने ऊंचे दर्रों पर बर्फबारी की चेतावनी जारी करते हुए यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। और इसी रिपोर्ट के साथ नमस्ते इंडिया में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन कोर्ट में पेशी। हाथों में हथकड़ी, आंखों पर पट्टी, ड्रग्स तस्करी के आरोपों का करेंगे सामना। वेनेजुएला में अब सरकार चलाएंगे ट्रम्प। भारत ने वेनेजुएला के लिए जारी की एडवाइजरी, बिना वजह यात्रा से बचने की दी सलाह। वेनेजुएला में रह रहे भारतीयों को सावधानी बरतने को कहा। बीएमसी चुनाव के लिए आज उद्धव राज का जारी होगा साझा घोषणा पत्र। दोपहर 12 बजे होगी प्रेस वार्ता। 20 साल बाद शिवसेना भवन में होंगे राज ठाकरे। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा।